हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरसी इन्फो। मेरा नाम रीता चौधरी। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। ऐसे ही अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, मस्त रहें। आज का वीडियो लो बैक पेन के ऊपर है। और देखिए, मेरे जितने भी वीडियोस आते हैं, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में मैंने जितने भी मेरे वीडियोज़ हैं उनका लिंक दे दिया, तो मेरे वीडियोज़ भी वहाँ से आप देख सकते हैं। साथ में जो टेलीग्राम चैनल है उसका भी लिंक दिया हुआ है। तो अगर आपको मेरे पीडीएफ चाहिए वीडियोज़ के, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वहीं से आपको पीडीएफ मिल पाएंगे। सेकंड थिंग, अगर मेरे वीडियोस में कहीं पे भी मिस्टेक होती है तो प्लीज़ आप मुझे बताएं, क्योंकि मैं भी बहुत बिजी रहती हूँ और कभी कभी गलतियाँ हो जाती हैं। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो आप बताइए, जिससे कि मैं उन मिस्टेक्स को सुधार कर सकूँ। और कोशिश तो मेरी यही रहती है कि बिना गलती के वीडियोस लेके आऊँ, लेकिन कभी कभी माइंड स्लिप कर जाता है, हो जाती हैं गलतियाँ, तो उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। ठीक है, अब देर ना करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। लो बैक पेन। लो बैक पेन क्या है? कॉमन कंडीशन है, डिसेबलिंग सिम्टम ऑफ हीमोडायलिसिस पेशेंट। लो बैक पेन हीमोडायलिसिस पेशेंट में या डायलिसिस पेशेंट में बोल सकते हैं, मोस्ट कॉमनली दिख जाता है। ठीक है, साथ में क्या है कि ये पेशेंट को, जिन लोगों के ये लो बैक पेन होता है, वो एक तरह से पेशेंट को कैसा कर देता है, अपंग बना देता है, डिसेबल बना देता है। अब साथ में लो बैक पेन में क्या होता है कि जैसे मैं आगे वाली लाइन कह रही है, लो बैक पेन इज ए सिग्निफिकेंट मॉर्बिडिटी इन क्रोनिक हीमोडायलिसिस पेशेंट अफेक्टिंग अबाउट 1/3 ऑफ देम। अब लो बैक पेन से क्या होता है कि मोस्टली हीमोडायलिसिस का ले लीजिए या पेरिटोनियल डायलिसिस का ले लीजिए, 1/3 पेशेंट मतलब इससे सफ़र करते हैं। साथ में केवल ऐसा ही नहीं है कि अगर किसी को लो बैक पेन हो रहा है तो उसको लो बैक पेन ही होगा। लो बैक पेन बहुत सारी प्रॉब्लम को क्रिएट करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ रहा है, इट मोस्टली ओरिजिनेट। अब लो बैक पेन की शुरुआत कहाँ से होती है? लो बैक पेन की शुरुआत मसल से भी हो सकती है, बोन से भी हो सकती है, लिगामेंट से भी हो सकती है। वर्टिब्रल डिस्क। वर्टिब्रल डिस्क क्या है? जो हमारे पीछे रीढ़ की हड्डी है, इसके देखा होगा कॉलम कॉलम पाए जाते हैं, वहाँ से भी हो सकती है। न्यूरल स्ट्रक्चर से भी हो सकती है और ब्लड वेसिलरीज से भी हो सकता है। साथ में इट कैन रिजल्ट फ्रॉम ए स्ट्रेन। अगर आपको कहीं से भी टेंडन में या मसल्स में कोई स्ट्रेन इंजरी, मतलब इंजरी हो जाती है, तो भी लो बैक पेन शुरुआत हो जाता है। इसके अलावा अगर लो बैक पेन कहाँ से रहेगा? किसी को जैसे एडवांस एज हो जाए, जो ओल्ड एज पेशेंट होते हैं, पेशेंट क्या, ओल्ड एज जो लोग होते हैं, उनमें भी लो बैक पेन की समस्या देखने को मिलती है। ऐसे लोग जिनका बॉडी मास इंडेक्स बड़ा हो, या फिर जो लोग बहुत स्मोकिंग करते हों, ठीक है, ऐसे लोगों में भी लो बैक पेन देखने को मिलता है। साथ में क्या है कि लो बैक पेन अदर इसके रीज़न भी हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि बहुत प्रॉपर डाइट नहीं लेते। कुछ लड़कियां क्या करती, लड़कियां या लड़के क्या करते हैं कि डाइटिंग पे जाते हैं। उन्हें जो चीज़ें डाइटिंग पे भी एक पूरा एक प्रॉपर डाइट बताई गई है, लेकिन वो उस डाइट को भी फॉलो नहीं करते, मीन्स कि अनहेल्दी डाइट या कम खाना, ये सब चीज़ें भी लो बैक पेन को क्रिएट करती हैं। ठीक है, अब लो बैक पेन में होता क्या है कि लो बैक पेन पूरे बैक को इफेक्ट डालता है। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली इसमें लो बैक पेन में जो ज़्यादा जो पेन पेशेंट को जो फील होता है वो लोब एरिया में, मतलब बैक साइड के लोअर एरिया में ज़्यादा पेन फील होता है। अब लो बैक पेन में और किडनी पेन में क्या डिफरेंस है, ये मैं ज़रूर आपको बता देती हूँ। इसके लिए हमें थोड़ा सा नीचे जाना पड़ेगा। अब देखिए, होता क्या है कि अगर हम किडनी पेन को लेते हैं, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि किडनी पेन को देखिए, जैसे मानिए हमारी यहाँ पर किडनी, और किडनी हमारी थोरेसिस एरिया तक चलती है, तो किडनी पेन दोनों साइड हो सकता है। हमारी वर्टिब्रा जो है, इसके इस साइड भी, मीन्स कि अगर दोनों किडनी खराब हैं तो दोनों किडनी में प्रॉब्लम होगी, तो दोनों किडनी में दर्द होगा, या एक किडनी खराब है तो एक किडनी में दर्द होगा। साथ में ये जो पेन है किडनी वाला, ये अपर साइड पे चलता है, थोड़े से एरिया की तरफ ज़्यादा फील होता है। ठीक है, जबकि ये, और साथ में किडनी पेन क्या होता है, डीपली होता है। इसको डीपली मतलब ये पेन फील होता है, इसीलिए जब किडनी पेन होता है तो पेशेंट अनटॉलरेबल पेन होता है, इसको पेशेंट सहन नहीं कर पाता, और ये पेन विदाउट मेडिसिन या इंजेक्शन जाता भी नहीं है। ठीक है, जो किडनी पेन है, इसी के एवज में अगर हम लो बैक पेन की बात करें, तो लो बैक पेन एक पर्टिकुलर एरिया मीन्स की जो हमारी आप देखेंगे ये वाला पोर्शन जो वर्टिब्रा है, इसके मेन पोजीशन पे, अब ये देख रहे होंगे, ये हमारा बटक वाला रीजन है, ये लंबर रीजन है। ठीक है, इसी लंबर रीजन के एक पर्टिकुलर एरिया पे ये लो बैक पेन हमारा शुरू होता है। किडनी पेन का मैंने क्या बताया, यहाँ भी होगा, यहाँ पर भी होगा किडनीज में, लेकिन ये जो लो बैक पेन है हमारी वर्टिब्रा के एक पर्टिकुलर पॉइंट से शुरू होगा।
ठीक है। साथ में क्या होगा, ये पेन यहाँ से शुरू होके नीचे साइड तक जाएगा। ये पेन ऊपर नहीं फील होता, ये पेन जनरली लोअर साइड में फील होता है, ठीक है। और ये सरफेस पे फील होता है, मतलब डीपली फील नहीं होता ये पेन। ये पेन कैसे फील होता है, सरफेस पे फील होता है। तो अगर यहाँ पर आप कुछ भी ऐसी मेडिसिन नॉर्मल, मतलब ऐसे होता है ना पेन किलर, सॉरी कुछ ट्यूब्स वगैरह आती हैं पेन रिलीफ वाली, अगर वो भी लगा लेते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली आपको आराम मिल जाता है। हमेशा नहीं मिलता, लेकिन काफ़ी हद तक आराम मिल जाता है। तो ये था लो बैक पेन और किडनी पेन में डिफरेंस। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमें क्या बताना है कि आखिर जो लो बैक पेन है, ठीक है, उसके कॉजेज़ क्या हैं। तो देखिए साथ में एक चीज़ और है, यहाँ पे जो लाइन दी गई है कि हीमोडायलिसिस पेशेंट आर ऑफ्टन ए रिस्क फ्रॉम कॉम्प्लिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। अब ये जो बैक्टीरिया क्या बोल रहा है कि हीमोडायलिसिस पेशेंट को बहुत ज़्यादा ऐसी कंडीशन बनती है जिसमें कि वो किसी भी बैक्टीरिया वगैरह से कंटामिनेटेड हो सकता है, ठीक है। साथ में लो बैक पेन, और अगर साथ में किसी को अगर बैक पेन भी हो रहा है और साथ में फीवर भी हो रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि उसको ऑस्टियोमाइलिटिस हो जाए। अब ऑस्टियोमाइलिटिस क्या होता है, ऑस्टियोमाइलिटिस एक बोन का इन्फेक्शन है, ठीक है। अगर किसी पेशेंट को क्या हो, किडनी पेन भी, सॉरी लो बैक पेन भी हो और साथ में फीवर भी आ रहा हो, तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस होते हैं कि उसकी बोन में इन्फेक्शन हो जाए। दूसरी चीज़ क्या बोल रहा है कि कॉजेज़ क्या हैं इसके। तो देखिए कॉजेज़ हैं इसके, आपने देखा होगा जितने भी हीमोडायलिसिस के पेशेंट होते हैं या पीडी के पेशेंट होते हैं, वो कम से कम अगर हीमोडायलिसिस पेशेंट को लेते हैं तो 4 घंटे, 3 से 4 घंटे हीमोडायलिसिस कराते हैं। और अगर पीडी को लेते हैं तो मैनुअल पीडी वाले आपके 6 से 8 घंटे, और जो मशीन वाले होते हैं ऑटोमेटेड पीडी वाले, उनको 10 से 12 घंटे लगता है डायलिसिस होने में, पीडी होने में। अब उतनी देर सोचिए एक ही पोजीशन पे रहना कितना मुश्किल है। तो इसीलिए ये लो बैक पेन जो होता है ये क्रिएट होता है। तो इसका एक रीज़न क्या है, डायलिसिस फॉर ए लॉन्गर पीरियड। साथ में क्या है, बैलेंस डिसऑर्डर हो जाए, या मसल्स वीक हो जाए, या मस्कुलर स्ट्रेंथ, मसल्स की जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाए, या वीक मस्कुलर स्ट्रेंथ हो जाए, या आर्टीरियल हाइपरटेंशन हो जाए किसी को, कोई भी बोन डिजीज़ हो जाए, या फिर कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ हो जाए। साथ में एडवांस एज, मतलब जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं उनको ज़्यादा देखने को मिलती है। इंक्रीज बॉडी मास, मतलब बॉडी मास इंडेक्स बढ़ जाए, वेट गेन हो जाए। स्मोकिंग जो लोग करते हैं उनको भी ये लोअर बैक पेन की प्रॉब्लम होती है। साथ में जो लोग अनहेल्दी डाइट या प्रॉपर डाइट नहीं लेते, उन लोगों में भी ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। स्पेसिफिक इटियोलॉजिकल फैक्टर, स्पाइनल इन्फेक्शन हो जाए, ट्यूमर हो जाए, ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर हो जाए, ठीक है। मतलब हड्डियाँ, जैसे कहते हैं ना कि एक बार कोई बंदा गिर गया और तो फटाफट से हल्का सा गिरा और टूट गई हड्डी, इस तरीके से कोई हड्डियों में फ्रैक्चर हो जाए, ठीक है। सेडेंटरी लाइफ स्टाइल मीन्स कि कुछ भी उल्टा सीधा खा लेना, एक प्रॉपर हमें जो डाइट लेनी चाहिए वो ना फॉलो करके एक अनहेल्दी डाइट को फॉलो करना। लो फिजिकल परफॉर्मेंस, एक अब इसमें बताया जा रहा है कि जो लोग फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते उनमें भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं लो बैक पेन के। वीक मस्कुलर जो मसल्स हैं अगर बहुत ज़्यादा वीक हो जाएं तो भी ये लो बैक पेन क्रिएट हो जाता है। साथ में साइकोलॉजिकल फैक्टर भी है। अभी जैसे किसी को फील हो रहा है कि भाई यहाँ पर पेन है, अब वो पेन को उसी को सोचता रहे, तो ये क्या है कि उसको हर समय पेन ही फील होता रहेगा। तो कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी हैं। अब इसमें जो नेक्स्ट लाइन है इसमें ये बता रहा है कि लो बैक पेन कॉमन प्रॉब्लम ऑफ सम पेरिटोनियल डायलिसिस। लो बैक पेन हीमोडायलिसिस वाले पेशेंट्सों से ज़्यादा आपको कहाँ दिखने को मिलती है, पेरिटोनियल वाले पेशेंटों में, पेरिटोनियल डायलिसिस वाले पेशेंटों में, ठीक है। अब साथ में ये क्या कह रहा है, इन इंक्रीजिंग इनवर्ड। अब होता क्या है कि जो हीमोडायलिसिस पे जो पेशेंट होते हैं, जैसे वो उनको तो 3 से 4 घंटे लेटना है, लेकिन जो हमारे पीडी के पेशेंट होते हैं उनको मैक्सिमम 6 से 8 घंटे लेटना है, या फिर 10 to 12 आवर्स। उस समय वो एक ही पोजीशन पे तो नहीं रहते, थोड़ा थोड़ा इधर उधर उल्टा सीधा मतलब अपने पोस्चर करते रहते हैं। तो दैट सिचुएशन में भी क्या होता है कि जो बोन
जो हमारी वर्टिब्रा है वो अपनी पोजीशन से इधर उधर, मतलब उसका जो कर्वेचर है वो क्या हो जाता है, डिसबैलेंस हो जाता है। मीन्स कि जो उसके जैसे मानिए वो सीधे है तो सीधे से क्या होगी, थोड़ा बहुत मुड़ जाता है, कभी कभी कर्वेचर आ जाता है मीन्स, ठीक है। तो उस सिचुएशन में भी आप लो बैक पेन मतलब लो बैक पेन हो जाता है। साथ में क्या हो कि अगर कोई जैसे हम लोग भी हैं, हम लोग क्या करते हैं कि प्रॉपर पोस्चर पे नहीं बैठते, ठीक है। अगर हम बैठने के प्रॉपर पोस्चर को फॉलो नहीं करते तो भी लो बैक पेन क्रिएट होता है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट क्या है कि फॉर पीडी पेशेंट, अब फॉर पीडी पेशेंट के लिए सबसे पहले मैं बता रही हूँ कि जैसे कि 6 से 8 घंटे की मैनुअल पीडी होती है और एपीटी 10 से 12 घंटे की होती है। अब साथ में एपीडी का फ़ायदा ये है कि ये रात में होती है और मशीन के थ्रू होती है। तो रात में क्या होता है, पेशेंट मोस्ट प्रोबेबली सो जाता है तो उसे इतनी फील नहीं होता कि भाई वो लेटा हुआ है। मतलब जो साइकोलॉजिकली जो फैक्टर काम करते हैं कि भाई मैं इतनी देर हो गई मुझे लेटे हुए, यहाँ पे ये प्रॉब्लम होगी वो होगी, तो वो सब प्रॉब्लम से वो काफ़ी हद तक बच जाता है। तो अगर हम मैनुअल पीडी ना करके अगर किसी पेशेंट को ऑटोमेटेड पीडी करते हैं रात के समय, तो ये काफ़ी हेल्पफुल है लो बैक पेन को कम करने के लिए। साथ में क्या है, कुछ एक्सरसाइज लो बैक पेन के लिए कुछ एक्सरसाइज होती हैं, उनको फॉलो करें हम, या फिर मतलब पेशेंट को बताएं कि भाई तुम ये एक्सरसाइज करो, ठीक है। साथ में स्केलेटल मसल की जो रिलैक्सेशन की जो एक्सरसाइज हैं वो करवाएं, कुछ इन्फ्लामेटरी एजेंट्स उनको प्रोवाइड कराएं। पेशेंट को बोलें कि भाई वो थोड़ा बहुत घूमे, क्योंकि डायलिसिस पे जो पेशेंट आता है वो क्या करते हैं, हम घूमना ही बंद कर देते हैं। लेकिन आपको क्या कहना है जिनको लो बैक पेन हो कि नहीं भाई आपको थोड़ा घूमना फिरना चाहिए। हमेशा पेशेंट को एडवाइस करो कि भाई वो गुड पोस्चर पे बैठे, मीन्स की जो पोजीशन बताई गई है बैठने की उसी पोजीशन को फॉलो करें। और साथ में क्या करें, दीज मेंटेन ए हेल्दी वेट। ऐसा नहीं है कि पेशेंट का बहुत ज़्यादा वेट बढ़ रहा है या कम हो रहा है, पेशेंट को बोलिए कि जो उसका हेल्दी वेट है उसको वो मेंटेन करके रखे, बहुत कम इसको स्मोकिंग करे या स्मोकिंग छोड़ दे। साथ में क्या है, आइस पैक को ट्राई आइस एंड हीट पैक। जब भी थोड़ा बहुत भी पेन फील होता है तो उसको आइस वाला पैक या हीट पैक को, मतलब गर्म पानी वाला या आइस वाले पैक को यूज़ करना चाहिए। ओवर काउंटर मेडिकेशन भी हम उसको दे सकते हैं पेशेंट को, बट विदाउट डॉक्टर परमिशन नहीं। फिजिकल वर्क के लिए उसको बोलना चाहिए, फिजियोथेरेपी के लिए भी बोलना चाहिए, मसल्स रिलैक्सर से भी उसको एक्सरसाइज देनी चाहिए। और जैसे थोड़ा बहुत पेन है तो हम लोग जो पेन रिलीफ वाले जो ट्यूब्स आते हैं उसको भी रब कर सकते हैं जहाँ जहाँ पर भी हमें लोअर रीजन पे पेन फील हो रहा है। मेडिकेशन में आप स्टेरॉइड दे सकते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिकेशन दे सकते हैं, यूज सम नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स भी दे सकते हैं, नॉन ओपाइड ड्रग्स लाइक एसिटोफोन, एस्पिरिन, आइब्रूफिन एंड नेप्रोक्सिन भी दे सकते हैं। लेकिन ये ड्रग्स आप ऐसे नहीं ले सकते विदाउट फिजिशियन या विदाउट नेफ्रोलॉजिस्ट की परमिशन के। आप ये सब नेफ्रोलॉजिस्ट के जो भी डॉक्टर होंगे उनकी परमिशन के आप इसको कंज्यूम नहीं कर सकते ये टैबलेट्स, ठीक है। मुझे क्या पता है कि किसको क्या हो रहा है, ये तो आपको आपका डॉक्टर ही बताएगा। तो बिना डॉक्टर की परमिशन के ये मेडिसिन आपको नहीं लेनी है। ये सिर्फ उन लोगों के जानकारी के लिए है जो डायलिसिस का कोर्स कर रहे हैं या डायलिसिस में कुछ सीख रहे हैं, उन लोगों के लिए। ये पेशेंट के लिए बिल्कुल भी नहीं है कि पेशेंट इन मेडिकेशन को अपनी तरफ से रिकमेंड करें। साथ में क्या है, यूज़ ऑपोइड ड्रग, हम ऑपोइड ड्रग को यूज़ कर सकते हैं। फेनिटनालाइड, हाइड्रोकॉन और हाइड्रोमॉर्फिन को भी हम ड्यूरिंग डायलिसिस यूज़ कर सकते हैं। साथ में हम ट्रेमाडोल भी दे सकते हैं पेशेंट को, इसकी लोअर डोज, हायर डोज नहीं। साथ में हम गाबापेंटिन या नॉक्सिया भी पेशेंट को दे सकते हैं। यूज़ लो, अब इसके अलावा हम TCAS भी दे सकते हैं पेशेंट को। अब देखिए जितनी भी NSAID ड्रग्स होती हैं ये क्या करती हैं, ये इन्फ्लामेशन में भी हेल्प करती हैं, स्वेलिंग में भी, टेंडरनेस में भी हेल्प करती हैं। लेकिन जितनी भी एसिटाफिनोन जो ड्रग्स होती हैं ये इन्फ्लामेशन में हेल्प नहीं करेंगी, ये पेन रिलीवर का काम कर सकती हैं लेकिन ये इन्फ्लामेशन में ज़्यादा हेल्प नहीं कर सकती, ठीक है। तो इसलिए अगर हम NSAID पे आते हैं तो ये काफ़ी हद तक प्रॉब्लम्स को जो बैक पेन, लोअर बैक पेन वाली प्रॉब्लम है उसको सुलझाने में, उसको सही करने में काफ़ी हद तक हेल्पफुल होती हैं। अब ये डिफरेंस बिटवीन किडनी पेन एंड बैक पेन ये मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। अगर फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप मुझे ज़रूर पूछ लीजिएगा। थैंक यू। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट्स करना ना भूलें, एंड चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा।